गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आज तो महाशिवरात्रि भी है। आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और वुमेंस डे भी है, तो गर्ल्स को हैप्पी वुमेंस डे। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ समझनी है। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो चुकी है। ऑर्गेनिक का नाम लेते ही सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, सीनियर्स ने भी बता दिया होगा या बुक्स वगैरह में भी जो देख के आए हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हम एक ही चीज़ समझते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मतलब से एक चीज़ जो कॉमन होगी वो होगी रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है, 9th और 10th में भी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ी हैं, वो कैसे हो रही हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कोई भी रिएक्शन होती है उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। एक कंपाउंड से जब कोई भी दूसरा कंपाउंड बनेगा, बीच में बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होंगे, वही होती है हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और वो जो प्रोसेस होंगे वो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पे होंगे। ऐसे तो है नहीं कि कोई भी आके किसी के भी ऊपर रिएक्ट कर रहा है, अटैक कर रहा है और वो कंपाउंड बन गया। नहीं होता ना। अगर ऐसा होता तो कॉपर को हम गोल्ड में कन्वर्ट करने कभी भी कर लेते, लेकिन ऐसे होता नहीं है ना कुछ तो उसको कंडीशंस भी चाहिए होती हैं, या फिर उस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा हो, वो चीज़ हमें चाहिए होती है। तो कोई भी रिएक्शन होने से पहले कैसे होगी ये हमें पता लगे, उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। तो जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? वही कि अगर मुझे कोई मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कितने सारे हमने वेज पढ़ लिए, कोई लाइन में, कोई कंडेंस्ड फॉर्म में, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद हमने उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ ली, sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 होगा, ये सारी चीज़ें हम देख चुके। उसके बाद हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफाइल पढ़ चुके हैं, इवन हम इंडक्टिव इफेक्ट का भी एक पार्ट पढ़ चुके हैं, प्लस आई। तो आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा माइनस आई, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ी थी? हमने यही पढ़ा था कि कोई भी एक मॉलिक्यूल को हम रेफरेंस लेके चल रहे थे, इथेन को, उसमें वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो अभी हम लिखते, जो जो हमने पढ़ा है वो लिखते जाएंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार हम ये चीज़ रिवाइज कर लेते हैं कि ये चीज़ है क्या एक्चुअली। हम पढ़ क्या रहे थे? हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ रहे थे। उसी में हमने एक परमानेंट इफेक्ट पढ़ा था, एक टेम्परेरी इफेक्ट पढ़ा था। परमानेंट इफेक्ट में हमने कौन कौन से जो हम पढ़ रहे हैं, एक तो सबसे पहला वही इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बस हम पीछे का रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड हमारा था रेजोनेंस। टेम्परेरी इफेक्ट क्या होगा हमारा? एक हमारे सिलेबस में जो एग्जाम टाइप है इसका वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। याद आ रहा है सबको? टेम्परेरी इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? जो कभी कभी लगता है, ये उसी के जैसे है, जैसे हम फोटो खिंचाने के लिए पेट को अंदर करते हैं, तो वो इफेक्ट कब लग रहा होता है? सिर्फ जब हमें फोटो क्लिक करानी होती है। परमानेंट इफेक्ट कौन सा होता है? हमेशा लगता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? लेट्स रिवाइज। हम सिर्फ शॉर्ट में रिवाइज करेंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी देखेंगे। हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है, हम रेफरेंस ले रहे हैं इस मॉलिक्यूल को, इसका नाम क्या है? इथेन। ठीक है, नॉन पोलर है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट 0 है। नॉन पोलर उसी को बोलते हैं ना, नॉन पोलर। तो हम रेफरेंस किस चीज का ले रहे हैं ये देखो,
हम रेफरेंस ले रहे हैं इसका, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का। अब हमने प्लस आई में क्या देखा था कि मैं कोई भी एक एटम मॉलिक्यूल, एटम लगा रही हूँ या मॉलिक्यूल जो भी हम लगाएं, वो हम इस H को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। हम इसको सब्स्टिट्यूट करके कोई भी एक एटम लगा रहे थे, वो हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन की जगह कोई भी दूसरा एटम लगा रही हूँ तो कार्बन और मैं ये लगा लो सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके मैंने क्या लगाया, मैंने लगा दिया इसकी जगह एक्स। पहले मेरे पास क्या था, हाइड्रोजन, अब मैंने लगा दिया एक्स। तो हम पीरियोडिसिटी में पढ़ चुके हैं हर एक एलिमेंट, एटम की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी तो वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, वो भी डिफर होगा, उनके दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो भी अलग होगा, ठीक है। तो मैंने लगा दिया एक्स, तो एक्स मेरा कार्बन के प्रेजेंस में, कार्बन के रेस्पेक्ट में या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, मतलब या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। हमने दो ही पढ़े ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमें ये दो ही पढ़ने हैं अभी फिलहाल, हमें ये दोनों को रिवाइज करना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होता है, जो हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन सी होती हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकंड ग्रुप, अल्कली मेटल एंड अल्कली अर्थ मेटल। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सी होंगी, ये इधर जो पी ब्लॉक में आ जाती हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का ये जो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट्स में हम इनको काउंट करते हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, पता है सबको। अगर मैं कार्बन के साथ कोई ऐसा एटम या एलिमेंट अटैच कर दूं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, तो वो खुद कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब उसके खुद पे क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज गया, मेरे पास बचे क्या, प्रोटॉन, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच किया है मैंने, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की टेंडेंसी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक हम खुद की साइड क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं तो उसके पास एक्सेस में क्या आएगा, प्रोटॉन, तो कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो मैंने अभी डिसाइड किया है या जो हमने पढ़ा है, इसमें क्या है, एक्स मेरा क्या हो सकता है कार्बन के रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी हो सकता है, इसके रेस्पेक्ट में कार्बन। और दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है मेरे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी हम रेस्पेक्ट तो विद रिस्पेक्ट कार्बन ही है थोड़ा, ठीक है। मेरे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, attract electrons towards itself, ठीक है। अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है एक्स के बिहाव पे, मेरे पास प्लस डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है और मेरे पास अट्रैक्टिंग ग्रुप भी हो सकता है, तो इसके करके मैं, हमारे पास यहाँ पे दो जो इंडक्टिव इफेक्ट है, हम इसको दो क्लासेस में क्लासीफाई, दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। प्लस आई जो डोनेट करेगा, पढ़ चुके हैं, अब आज हमें पढ़ना है माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो हमें माइनस आई पढ़ना है, ठीक है।
माइनस आई इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, जो मेरा एक्स है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो हमने इथेन लिया था ना, हमने ये किया था। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट होंगे, इधर, इधर शिफ्ट होंगे, तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा चार्ज माइनस का, इधर आएगा प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अब हमने इसको डेल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारे इंडक्टिव इफेक्ट है, हमने इसके जब हमने शुरू किया था तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्शियल चार्ज ट्रांसफर होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, आयन से नहीं बनते हैं, सिर्फ थोड़े से ट्रांसफर होते हैं दूसरे एटम या एलिमेंट के साइड, ठीक है। तो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो कुछ चार्ज हो रहा है, तो कुछ के लिए हम स्मॉल चेंज के लिए हम किसको लेते हैं, डेल्टा के लिए, ये आ गया। अगर अब बात आती है मैम इनके ऊपर चार्ज आ गया, इसको हम कैसे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अगर ये मेरे पास डेल्टा वन है, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में ये कार्बन वन है और ये कार्बन टू है। डेल्टा वन क्या है, कार्बन वन पे चार्ज, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। डेल्टा वन जो होगा, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन टू, ठीक है। अगर ये तो मैम चलो ठीक है, दो कार्बन है मेरे, उनकी बात है, अगर मैं इधर कार्बन ऐड करती जाऊं तो क्या होगा, ठीक है, मैंने थर्ड कार्बन ऐड कर दिया, चार्ज तो इस पे भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, डेल्टा थ्री से ज्यादा होगा। मतलब जो भी हमारा एटम सब्स्टिट्यूट होके, एक हाइड्रोजन हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया, उसकी जगह क्या है, एक्स। एक्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा हो, किस पे हो रहा है, कार्बन वन पे, क्योंकि वो सबसे पास है, फिर आ रहे कार्बन टू पे, फिर आ रहे कार्बन थ्री पे। तो सबसे कम इफेक्ट कौन से कार्बन पे होगा, थर्ड कार्बन पे। इसको हम समझ कैसे कर सकते हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे आगे 5-7 लोग खड़े हुए हैं, अगर मैं इधर धक्का मारूं, अगर मैं किसी इंसान को धक्का मारूं तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट दिखेगा, मतलब सबसे ज्यादा धक्का अगर प्रेशर किसी पे लग रहा है तो वो किस पे लगेगा, जो उसके जस्ट एडजेसेंट में होगा, उसके बाद उससे अगले पे, उसके बाद। और ये लगता है कि थोड़े अगर मैं 3-4 आदमियों को छोड़ दूं, बीच में से पीपल्स को हटा दूं, तो अगलों को पता भी नहीं चला कि मैंने उनको धक्का भी दिया है, उनके बीच में जो लोग प्रेजेंट थे उनको मैंने धक्का भी दिया है, पता नहीं लगेगा ना, यही होता है। तो हम सेम चीज होती है हमारी इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हमने साइलेंट फीचर्स थोड़े से पढ़े थे। हाँ, उससे पहले ये देख लो, मेरा ये जो डेल्टा एक तरफ माइनस आया, एक तरफ प्लस आया है, हमने शुरू में ये बात की थी कि जो मेरा ये मॉलिक्यूल है इसमें पार्शियल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा, ये पढ़ा था। मेरा मॉलिक्यूल पहले भी न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल है। अगर मेरे पास मेरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास प्लस चार्ज और जो माइनस चार्ज है दोनों की बराबर क्वांटिटी है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ये जो होगा इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, दोनों बराबर, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल। अब मेरे पास मैंने इसके साइलेंट फीचर, जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में उसके फीचर्स पढ़े थे कुछ, वो क्या थे, हम इसके साइलेंट फीचर्स एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं, चलो। पहला क्या था, हमने शुरू में पढ़ लिया था, ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट। पार्शियल ट्रांसफर ऑफ चार्ज। पार्शियल ट्रांसफर ऑफ किसके ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट,
it has negligible effect after 3 electrons, after 3 carbon atoms. ये हमने अभी पढ़ा था, अगर मैं धक्का दे रही हूँ तो 4-5 लोगों के से आगे तो लोगों को पता भी नहीं लग रहा होगा किसी ने पीछे से धक्का भी दिया है, ठीक है। तो ये हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अब आता है मैम ठीक है हमने -I पढ़ लिया, बट बहुत सारे ग्रुप हैं जो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, कार्बन से तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो हम इनको याद कैसे रखेंगे कि ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन अब मेरे पास कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 एलिमेंट्स आ गए, 2 एलिमेंट्स आ गए। अब मैं उन 2 एलिमेंट्स में कैसे कंपेयर करूं कि मेरे पास जो -I होगा वो इस वाले एलिमेंट का या फिर इस वाले मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर। अब मेरे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनमें डिसाइड करना है मुझे कि सबसे ज़्यादा कौन सा लगेगा। तो उसके लिए हमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक साथ तो हमको याद कर नहीं सकते, तो हमने इसके लिए एक न्यूमोनिक्स याद किया बनाया है, सॉरी वो देख लेना आप। इसको प्लीज न्यूमोनिक्स की तरह ही लेना। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, ना ओमपुरी सलमान। अभी प्लीज नोट कर लीजिए कौन सा वर्ड किसको बताएगा। सलमान, साइना, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं बेंजीन है। हमें जो ऑर्डर याद रखना है वो ये वाला ऑर्डर याद रखना है। अगर कोई रखना चाहे ज़्यादा तो वो भी रख सकता है। ना फरहान, ना फरहान, चलो इसको हम दूसरे उससे कर देंगे। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान, साइना,
अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं, क्या है, एल्काइन नहीं, बेंजीन है। हमें जो ऑर्डर याद रखना है वो ये याद रखना है, ठीक है। अब इसमें देखो ये आ गए, हमें जो निमोनिक्स याद रखना है ये है। आप इसको 2 से 3 बार बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये वाला छोड़ो, जो मेरे पास ये है, हमें यही याद करना है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा में है, अगर कोई याद करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ हमें स्पेशल याद रखनी है, ठीक है, जो चीज़ हमें स्पेशल याद रखनी है वो क्या है, मैं अभी इसका रीज़न बता दूंगी। मुझे जो चीज़ स्पेशल याद रखनी है वो ये है, और एक, मैं इसको यहाँ से हटा के, सॉरी, मैं इसको यहाँ से हटा के ठीक है, मैं उसको वहाँ से हटा के यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। एक मुझे ये याद करना था और मेरा दूसरा मुझे क्या याद रखना है, ये ठीक है। और अब मुझे ये चीज़ मुझे याद रखनी है, याद इन द सेंस कि मैं इसका रीज़न बताने वाली हूँ आगे थोड़ी देर में। ये बीच में ये है, अभी हमें क्या रखना है, याद क्या चीज़ रखनी है वो देखो। मैंने आपको ये याद करने के लिए बोला NR3 पॉजिटिव ज़्यादा होता है NH3 पॉजिटिव से, यही बोला है ना पिछले उस पे देखो, सॉरी NF3 ले लो या NR, ये भी, हाँ एक, चलो ये वाली चीज़ भी याद ही रखनी है, ये वाला, ठीक है। मैं हम पहले तो इनको ये देखो, होना क्या चाहिए था, हम अगर इन दोनों चीज़ों को देखें NR3 पॉजिटिव, तो मेरा ये चीज़ होनी क्या चाहिए थी, होना ये चाहिए था कि भी मैम ठीक है, नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर आर ग्रुप प्रेजेंट है, हम प्लस आई में पढ़ चुके हैं कि आर ग्रुप जो मेरा होता है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसका प्लस आई हो रहा है, तो ये इसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये उतना विड्रॉ तो नहीं करना चाहिए ना मॉलिक्यूल से जितना ये करेगा, ये हमें लग रहा है, ठीक है, ये हमें लग रहा है। इन एक्चुअल में हो क्या चीज रही है, एक्चुअल में पता क्या लगा हमें कि जो NR3 पॉजिटिव है वो मेरा ज्यादा है किससे, NH3 पॉजिटिव से, ठीक है। अब ये चीज ऐसे हो क्यों रही है मैम, हमें याद तो रख लेंगे हम, वो चीज अलग है,
लेकिन हमें बताओ तो सही ये चीज़ हो क्यों रही है। तो देखो मेरे पास नाइट्रोजन है आर आर आर। अब मुझे ये बताओ मेरा जो नाइट्रोजन का एटम होता है, एलिमेंट होता है, वो कितना छोटा सा, इतना छोटा, बिल्कुल छोटा सा होता है ना। उसके ऊपर मैंने आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप लगा दिए। कितने बड़े बड़े होते हैं ना एल्काइल ग्रुप्स। अब वो इतनी छोटी सी जगह पे आप इन तीनों को एडजस्ट कर रहे हो, यहाँ रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने के बाद क्या होगा, एक्चुअल में मेरा जो ये बॉन्ड था थीटा 1 वो बढ़ जाता है, ठीक है। रिपल्शन करेंगे तो ये मेरा थीटा एंगल बढ़ जाएगा, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। अब मुझे ये बताओ, हमने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था, परसेंटेजेस कैरेक्टर हमने पढ़ा था, थीटा पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था, जो जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब उसमें उतना ज़्यादा परसेंटेजेस। हमने कॉस थीटा की वैल्यू ये लिखी थी ना, s डिवाइड बाई s माइनस 1। थीटा ज़्यादा क्या होगा, मेरा थीटा इंक्रीज हो रहा है मेरा, मतलब मेरा परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। और परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो गया मतलब मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। पर जो एस कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो जो मेरा परसेंटेज एस है वो इंक्रीज हो गया, तो मेरा क्या इंक्रीज होगी, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज। देखो हो गई उसकी इससे ज़्यादा, ये 4-5 बार बनेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इससे ज़्यादा। सेम अगर हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएं तो क्या मैं ये कॉन्सेप्ट ओ आर और ओ एच में लगा सकती हूँ। ये मेरा फर्स्ट है। दूसरा अगर मैं लगाऊं ये, तो मैंने लिखा भी यही है, सेम कॉन्सेप्ट में लगा सकती हूँ। एक ऑक्सीजन पे एक हम आर ग्रुप लगा रहे हैं, वो इतना बड़ा ग्रुप लगा रहे हैं। दूसरा मेरे पास सिर्फ ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन है, तो इसका भी थीटा इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और अगर मैं ये भी लिखना चाहूँ कि अगर चलो ठीक है, ये तो ये चीज़ हो गई। अब बात आती है कि मैम ये तो ओ की बात हो गई और नाइट्रोजन की बात होगी, लेकिन मेरे पास नाइट्रोजन फिफ्टींथ एलिमेंट ये होता है। ये होता है। अगर मैं इसमें ये लिखना चाहूँ, हाँ याद आ गया, ये OR2 पॉजिटिव का भी ज़्यादा होगा OH2 पॉजिटिव से, ठीक है। अब है मतलब ठीक है, ये नाइट्रोजन पे ये चीज़ अप्लाई हो रही है, तो इनके ग्रुप्स में ये जो और भी एलिमेंट्स है, कैन पे भी वो अप्लाई होगी। नहीं बचा ये कॉन्सेप्ट, ये या कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ सेकंड जो पीरियड होता है मेरा, उसी के एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है। मुझे ये बताओ, जब सेकंड पीरियड से मैं थर्ड पीरियड में आती हूँ तो मेरे पास एक शेल इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज मतलब साइज इंक्रीज हो गया। तो हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस से ऑक्सीजन से सल्फर पे आए, तो क्या होगा कि अब साइज बड़ा हो गया। तो अगर मैं इस पे एल्काइल ग्रुप लगा रही हूँ तो उनका इतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर मैं आगे इधर जाऊंगी तो इधर PH3 का ही माइनस आई ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू PR3 के, ठीक है। या फिर उधर मैं सल्फर पे जाऊं तो SR2 पॉजिटिव का ही ज़्यादा होगा मेरे पास SH2 पॉजिटिव से, ठीक है। अब मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार वो ट्रेंड और लिख लीजिए आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आएगा, सबसे ज़्यादा होती है मेरे पास फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, देन आता है मेरे पास क्लोरीन, देन आता है मेरे पास नाइट्रोजन, देन आता है मेरे पास कार्बन, देन आता है मेरे पास कार्बन और फिर आएगा मेरे पास हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला ग्रुप मुझे याद रखना है। स्टार बना लो इस पे भी। और ये वाला जो है
एंड ये वाला, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को अगर बताना चाहूँ तो अब इसके एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, इसका यूज़ क्या है। बाकी आपको पता ही है कि एसपी जो एसपी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp2 से और उसकी ज़्यादा होती है sp3 से। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, ठीक है ना। ये तो याद है हमें, हम पीछे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है मैम, ठीक है हमने पढ़ लिया, प्लस आई माइनस आई दोनों पढ़ लिया, तो अब हम जिसके लिए पढ़ रहे थे हमें वो चीज़ तो पढ़ा, तो क्योंकि अब हमें रिएक्शन देखनी है, रिएक्शन करानी है, तो अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस करा देती हूँ, ठीक है। मेरे को ये बताओ कि अगर हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं तो इसमें मुझे आप इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बताना प्लीज़। क्या होगा, अब ये देखो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने साइड खींचेगा, यही होगा। इसमें मेरे पास चार्ज ही होगा। ये मेरा मैग्नीशियम है, ये मेरा आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होगा तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा मेरे पास, ये नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है तो ये ऐसे। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। एक चीज़ याद रखना, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम एक ही चीज़ लिखते हैं कि मेरी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा कैसे फ्लो करेगी, जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से जो कम होगी वहाँ पे। तो किसी पे नेगेटिव चार्ज है मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो देना चाहेगा, ये रिंग को डोनेट करेगा। सेम ये हमने पढ़ा था साइनो कितना माइनस आई कितना ज़्यादा शो करता है, NO2 खींचेगा, ठीक है। अब आती है, ठीक है मैम, अब हम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। हमने इक्विलिब्रियम में एक चीज़ पढ़ी थी कि मेरे पास कोई भी एसिड है वो कैसे टूटता है, H प्लस प्लस A नेगेटिव। अगर ये मेरा एसिड है तो ये मेरा क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देती हूँ के। हम के को कैसे लिखते हैं, के को हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, A नेगेटिव H पॉजिटिव, मेरे पास रिएक्टेंट क्या है HA। अब मुझे ये बताओ, जो अगर हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड में ज़्यादा हो रही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, ज़्यादा होने का मतलब यही होगा ना कि मेरी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में ज़्यादा जा रही है। फॉरवर्ड में ज़्यादा जा रही है इसका मतलब क्या है, मेरे पास A ज़्यादा बन रहा है और H पॉजिटिव ज़्यादा बन रहा है। H पॉजिटिव ज़्यादा मतलब मेरे पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और मेरे पास इसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है। और मेरे पास इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कब होगी, जब मेरा एसिड टूटेगा। जितना ज़्यादा टूटेगा वो मेरा के बढ़ाता जाएगा, जितना ज़्यादा टूटेगा मतलब कोई टूटना क्यों चाहेगा, क्योंकि वो या तो अनस्टेबल है या फिर वो टूट रहा है उन स्पीसीज में ज़्यादा स्टेबल है। तो जब मेरा ये एसिड है ये टूटेगा, H पॉजिटिव देगा, मतलब जो मेरा एसिड सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव देगा मुझे वो उतना ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। एसिड में की डेफिनेशन में हमने पढ़ा क्या क्या है, या तो वो H डोनेट इजीली करे, या वो जो मेरे पास लेविस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले ले,
ये दो चीज़ें पढ़ते हैं, एसिड की दो डेफिनेशन होती है, तो हम इसको हाइड्रोजन आयन से कर ले। या फिर मैं दूसरी चीज़ कर सकती हूँ कि मेरा Ka जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मतलब मेरा कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा मेरा Ka उतना ज़्यादा होगा। और Ka क्या होता है मेरा, माइनस pKa होता है, सॉरी pKa होता है मेरा माइनस लॉग ऑफ Ka। अगर मेरा Ka बढ़ रहा है तो उसका माइनस लॉग क्या होगा, डिक्रीज, मतलब pKa क्या, Ka इंक्रीज, तो मेरा pKa क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा मैं कर सकती हूँ H कॉन्सेंट्रेशन से कि Ka जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, और मेरी pH क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ H कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जैसे जैसे मेरी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी मेरी pH डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, H पॉजिटिव इंक्रीज, pH डिक्रीजेस। ठीक है, अब हम इसी पे क्वेश्चंस देखते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे इनको कंपेयर करना है, CH4 पॉजिटिव, NH3, H2O और मेरा HF। हमें किसी भी अगर एसिड की स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम सबसे पहले उसका H पॉजिटिव निकाल देंगे, क्योंकि हमें क्या देखना होता है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। तो अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो मेरे पास बनेगा क्या, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और क्लोराइड आयन नेगेटिव। अब मुझे ये बताओ, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल हो सकता है ना। तो इसमें से जब हमने केमिकल पीरियोडिसिटी पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, मेरा फ्लोराइड आयन होता है। तो फ्लोराइड आयन होता है, अगर मेरा सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है तो मैं पहले तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देती हूँ। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, F नेगेटिव ग्रेटर देन OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, फिर आता है मेरा CH3 नेगेटिव। ये स्टेबल है, मतलब ये अपने हाइड्रोजन आयन को देने के बाद ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब यही है ना। अगर ये मेरे हाइड्रोजन आयन को देने के बाद ज्यादा स्टेबल है तो ये बनना चाहेगा, इसका मतलब ये सबसे जल्दी H पॉजिटिव मेरा देगा। तो मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, F नेगेटिव की सबसे ज्यादा, फिर OH नेगेटिव की, फिर मेरी NH2 नेगेटिव की, और फिर मेरा CH3 नेगेटिव। ये मेरा क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब मेरा आता है सेकंड। हम है ना क्वेश्चंस के हिसाब, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे हमारे हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो मैंने पीरियड की बात कर ली है, पीरियड्स में ही है ना सारे एलिमेंट, पीरियड इन ए पीरियड। ठीक है, और अगर अब मेरे पास बात आती है ग्रुप की, हम अब ग्रुप में भी देख लेते हैं। ग्रुप में क्या होगा, मैं फ्लोरीन वाला ले लेती हूँ, चलो HF, HCl, HBr और मेरा HI, F नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और मेरे पास I नेगेटिव। ये भी मेरा H प्लस देगा, ये भी मेरा H प्लस देगा और ये भी मेरा H प्लस देगा। ठीक है, दे दिया। अब क्या होगा, जैसे हमने पिछली बार जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करी थी, इसमें भी हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ रहा है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होगा या नहीं होगा। आप इस चीज़ को समझने के लिए देखो, आपके पास एक छोटी सी चेयर है, उस पर आप 2 लोग बैठे हुए हो,
बहुत कंजेस्टेड होके बैठोगे, फिर आपको थोड़ी सी और बड़ी चेयर मिली, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर आप लास्ट में आपको जाके सोफा सेट मिल गया। आप सोफे पे बैठे हो, आप एक चेयर पे बैठे हो, आप आराम से किस पे बैठे हो? सोफा पे। अब अगर आप सोफा पे बैठे हो तो आप वहां से उठना भी नहीं चाहोगे, मतलब आप वहां स्टेबल हो। तो सबसे बड़ा कौन है मेरा? जो आई नेगेटिव है वो, तो मेरा ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और ऊपर वाला मेरा सबसे कम स्टेबल होगा। तो मेरा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? मेरी स्टेबिलिटी होगी आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव और एफ नेगेटिव। अगर मेरा ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो मेरा बनना भी चाहेगा, मतलब ये H पॉजिटिव डोनेट भी करना चाहेगा, तो मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सेम यही होगी, आई नेगेटिव, फिर क्या आएगा? बी आर नेगेटिव, देन क्या आएगा? सी एल नेगेटिव, फिर आएगा मेरा एफ नेगेटिव। ठीक है, इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। तो हम इस चीज से समझे क्या है? हम एक ही चीज समझे है ना, कि मेरा अगर मुझे ग्रुप में क्या देखना है? साइज। और मुझे पीरियड में क्या देखनी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं यही देखना चाहूंगी। ठीक है, अब ये तो हमने नॉर्मल एसिड्स की बात कर ली। हम जो नॉर्मल एसिड्स होते हैं, हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ही पढ़ा, हमारा एसिडिक ग्रुप कौन सा आता है? COH। तब हम उसकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। मेरे पास ग्रुप है COOH। ठीक है, अब अगर मैं इसके ये पास मेरे एक क्वेश्चन ही देख लो, हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। CH CH2 COOH, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने 2 फ्लोरीन लगा दिए। मैंने कि यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, पहले हम इसी को ही देखते हैं। अब एक इसके लिए मैं आपको एक चीज लिखवा रही हूँ। जब भी मेरे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाएं, तो मुझे उस चीज में देखना क्या है? मेरे पास इस पे जाके बनेगा क्या? ये किस में कन्वर्ट होता है? CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मुझे स्टेबिलिटी तो COO की देखनी है, मतलब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कौन करेगा? जो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मतलब मेरा -I इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेगा। तो इसमें मुझे एक रूल याद रखना है। रूल है क्या मेरा? DNP। ठीक है, इसमें देखना है मुझे डी से सबसे पहले मुझे डिस्टेंस देखना है। ठीक है, फिर मुझे देखना है नंबर, फिर मुझे देखनी है पावर। अब यहाँ देखो एलिमेंट तो सारे सेम ही है, फ्लोरीन फ्लोरीन लगा हुआ है, तो मुझे पावर तो देखने की जरूरत है नहीं, तो मैं पावर को तो वैसे ही कट कर देती हूँ। फिर आता है मेरे पास डिस्टेंस। सबसे पहले हमें देखना शुरू कहाँ से करना है? डिस्टेंस से। तो मैंने -I को ये देखा कि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, तो जो सबसे पास होगा इसके वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा इसको। तो सबसे पास किस में है? पहले वाले में। पहले वाले में मेरे सबसे पास फ्लोरीन मेरा सबसे पास अटैच्ड है, तो ये सबसे ज्यादा दिखाएगा। देन उससे नेक्स्ट पे मेरे पास इस पे 2 फ्लोरीन आ रहे हैं, इसके पास मेरे पास सेकंड कार्बन पे 1 फ्लोरीन आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने डिस्टेंस देख लिया, डिस्टेंस के हिसाब से मेरा कौन सा आ गया? ए मेरा सबसे ज्यादा होगा। फिर मुझे क्या देखना है? नंबर। इसमें 2 है, ये तो C तो सबसे लास्ट में चला ही गया। उसके बाद मेरे पास आ रहा है नंबर। यहाँ पे 1 फ्लोरीन मेरा स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे मेरे पास 2 फ्लोरीन है जो इसको नेगेटिव आयन को क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज। तो इसके बाद मेरा B।
मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ही होगी। अब इसमें कितने भी ग्रुप दे रखे हो, कितने भी अलग अलग टाइप के ग्रुप दे रखे हो, हमें रूल यही देखना है डीएनपी, सबसे पहले डिस्टेंस, फिर मेरा नंबर, फिर मेरा पावर। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग आ गए तभी सिर्फ पावर की बात आएगी, वरना मेरे पास डिस्टेंस और नंबर में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपको यही देखना है। फिर नेक्स्ट आता है मेरा, अब आता है मेरे पास ये है क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट, CH3NO NO2 CH3F, फिर मेरे पास आता है CH3NR3 पॉजिटिव। इन तीनों में ही कर लो। ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है। अब देखो मेरे पास तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग है इन द सेंस, अब मुझे इनकी माइनस आई देखनी पड़ेगी। मैं इनका सबसे पहले H+ निकाल दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, CH2 नेगेटिव NO2, इसमें बचेगा मेरे पास CH3 नेगेटिव F, इसमें मेरे पास बचेगा CH2 नेगेटिव NR3 पॉजिटिव। ठीक है, इसको NR2 कर लो। ठीक है, अब मेरे पास हमने जो पढ़ी थी उसमें क्या देखा था, माइनस आई किसका सबसे ज्यादा होगा, चलो 3 पे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरा माइनस आई सबसे ज्यादा किसका था, इसका। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, माइनस जो मेरा साइन है कौन स्टेबलाइज करेगा, C। तो मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, मेरी स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ एक ही चीज होगी ना, C। उसके बाद किसका है, NO2 पॉजिटिव का, NO2 का, फिर मेरे पास आ रहा है B। ठीक है, सेम मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब एक चीज पीछे हमारी रह गई थी, अगर मेरे पास रिंग दे रखी हूँ, चलो ये लास्ट में करेंगे, चलो यही कर लेते हैं। जैसे अभी मेरे पास NR2 वाला क्वेश्चन आया था, तो जो मेरा माइनस आई होगा ना वो ऐसे ही होगा, NR3 पॉजिटिव NR2 NH, फिर आएगा मेरा NH2R, फिर आएगा मेरा NH3। एक ये चीज देख, ठीक है। और एक यहाँ यहीं पे ऐड कर लेते हैं हम नेक्स्ट हमारा, कि अगर मेरे पास रिंग दे रखी है तो क्या होगा, मेरे पास ये 2 रिंग है, अगर मुझे ये 2 रिंग दे रखी है तो मैं इनको कैसे देखूंगी। अब मेरे पास सुनो, मैं इन 2 रिंग्स को अलग अलग लिख लेती हूँ। यहाँ पे मेरा एंगल कितना है, 60 डिग्री का, ये मेरे पास क्या है 90 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे कार्बन मेरा की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है मेरी, दोनों में sp3 है, तो sp3 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री का है, कितना 60 का। ठीक है, ये जो नॉलेज चेक कर रहे थे। अब उसके बाद ये बताओ, मेरा जो परसेंटेज कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो मेरा सीधा सीधा थीटा पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे एंगल कितने का बचा, 300 का, 300 डिग्री का बचा। यहाँ पे एंगल कितने का बचा, 270। और हमने ये पढ़ा था, थीटा इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, और यहाँ उसके बाद हम ये भी पढ़ चुके हैं, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज को उतना अच्छे से संभाल के रख सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका माइनस आई ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको साफ कर देती हूँ, मोर माइनस आई। सेम चीज आती है मेरे पास अब अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ। अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ में भी हमें क्या देखना है, मेरे पास है क्या अल्कोहल, मेरे पास ग्रुप क्या है ROH, जाएगा क्या RO नेगेटिव बनेगा। यहाँ भी हम क्या देखेंगे, स्टेबलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, सेम एज ऑफ जो हमारे एसिड को स्टेबलाइज कर रहे थे। तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है सेम एज ऑफ एसिड। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो आ रहा है वो हो रहा है मेरे पास कार्बोकेटाइन। हम कैटाइन एनाइन पढ़ चुके हैं, कैटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और कार्बोकेटाइन है मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब
कि मुझे ये बताओ, तुम लोग सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कौन से वेदर में होते हो? ज़्यादा गर्मियाँ भी किसी को पसंद नहीं, ज़्यादा सर्दियाँ भी किसी को पसंद नहीं, बीच का जो होगा वो, मतलब कोई किसी को भी कोई सेम एज एलिमेंट एटम उसको चार्ज नहीं पसंद, वो न्यूट्रल रहना चाहेगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो अगर अब मेरे पास यहाँ प्लस आ रहा है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये अब पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए, तो जो इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेगा, मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। पॉजिटिव चार्ज खत्म कैसे होगा? मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, पॉजिटिव चार्ज तो तभी न्यूट्रलाइज हो पाएगा जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं। इलेक्ट्रॉन देगा कौन? प्लस साइड डोमिनेट करता है ना, डोनेट करता है, सॉरी डोनेट करता है, तो वो इसको स्टेबलाइज करेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई। इसका क्वेश्चन देख लेती हूँ अभी। मेरे पास एक ये CS3 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 CS3H, तो ये तो सेम ही हो गया। मेरे पास A है, B है, C है। नेक्स्ट है मेरा अब मुझे ये बताऊं, हमने प्लस आई में पढ़ चुका ना कि एल का एक ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, मतलब सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा कहीं। यहाँ पे मेरे 3 ग्रुप हैं, वो प्लस आई लगा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 ग्रुप प्लस आई लगा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास एक ही ग्रुप है जो प्लस आई लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं। ये तो हमने जो रेफरेंस लिया था वही है, 0 ग्रुप प्लस वाई आई वाला। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन सी कंडीशन में हो रहा है? फर्स्ट में A B C देन D। मेरे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा, ठीक है। सेम एज मेरे पास अगर कार्बन एनायन है, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा? माइनस आई वाला। तो जितने ज़्यादा मेरे पास माइनस आई के ग्रुप होंगे, मैं यहाँ पे माइनस आई NO2 लगा देती हूँ, तो ए और बी में से मेरे पास ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसपे माइनस आई सबसे ज़्यादा है, मतलब मेरा ए ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मैं कार्बन आयन के लिए क्या लिख सकती हूँ? स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। अमीन्स हमने नोमेनक्लेचर में ग्रुप पढ़ा था, अमीन मेरा ये ग्रुप होता है अमीन, ठीक है। अब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होती क्या है? हमने लेविस बेस में क्या पढ़ा था? कोई भी मॉलिक्यूल कितनी इजीली अपने लोन पेयर डोनेट कर पा रहा है, कितनी इजीली दे देगा वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो अमीन, जब तक अमीन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं हाइड्रोजन आयन को सब्स्टिट्यूट करके अल्काइल ग्रुप या कोई और ग्रुप लगाना चाहूँ, तो मेरे पास उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? उसकी तो अभी हम ये देखते हैं, अगर मैं ये लगा लूँ, मैं उसका 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करूँ, फिर एक यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए, ठीक है। तो अब देखो, एक तो ये पहले खुद अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा था, अब इसको एक ग्रुप और ऐसा मिल गया जो इसको भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में हो रही है, फिर डाई, फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो मेरे पास
सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? CBA। या फिर मैं ये लिख सकती हूँ टर्शियरी में मेरे पास सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, बट इसमें आगे चल के दिक्कत क्या आती है, ये चीज सिर्फ वैलिड रहती है गैस फेज में या फिर वेपर फेज में। ठीक है, इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में क्या होगा, अब एक्वस में हम पानी डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। जो वो कह रहा है भाई अगर तुमने मुझे यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम दिया है तो मैं कुछ तो करूंगा ही। तो अब बात आती है एक्वस मीडियम में मैं अगर सब्स्टिट्यूटेड अमीन ले रही हूं तो क्या होगा। अब इसमें दो केस बनते हैं, एक तो अगर मैं आर ग्रुप मेरा मिथाइल लेती हूं, यहाँ पे आर मेरा है मिथाइल, और दूसरा मेरे पास दूसरा केस आता है मेरे पास इथाइल वाला। अगर मैं आर ग्रुप को इथाइल ले रही हूं तो मतलब C2H5, तो होता क्या है NH2Me, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो बनाएगा क्या NH3 पॉजिटिव Me, ये बनाएगा मेरे पास NH2Me2 पॉजिटिव, ये बनाएगा मेरे पास NHMe3 पॉजिटिव। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाह रहे हैं। होता क्या है एक्वस मीडियम में मेरे पास प्रेजेंट होता है वाटर भी, वाटर भी इसके साथ हाइड्रेशन करेगा। अगर मैं आर ग्रुप मिथाइल इथाइल लगा रही हूँ तो भी वो हाइड्रेशन करेगा, कुछ तो ये डोनेट करेगा, वो बेसिक स्ट्रेंथ होती है। उसको कम कर देता है कौन, जब वो उसके साथ वाटर आके इंटरेक्ट करता है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा जो आता है मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ का, वो क्या आता है, अगर मेरे पास मिथाइल है तो मेरे पास सेकेंडरी सबसे ज्यादा, देन प्राइमरी, देन टर्शरी। ठीक है, सेम अगर मेरे पास अगर इथाइल आ रहा है तो मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा आएगा, वो क्या आएगा सेकेंडरी सबसे ज्यादा, देन टर्शरी, देन प्राइमरी। ठीक है, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आता है और इसका ये आएगा। इसको याद कैसे रखना है, मिथाइल में मेरे कार्बन कितने होते हैं, एक कार्बन होता है तो 1 पहले आएगा, उसमें 2 होते हैं तो वो 1 पीछे चला जाता है मेरा। ठीक है, ये है हमारे इसकी एप्लीकेशंस माइनस आई की। अब मेरे पास क्वेश्चंस है माइनस आई इफेक्ट कौन सा होगा, सबसे ज्यादा जो ऑर्डर है वो देखना है। और हमें देखना कैसे है, इसके लिए हमें याद कौन सी वो करनी पड़ेगी, माइनस आई की जो मैंने सीरीज लिखवाई है आप लोगों को, ये ना फरहान ना ऋतिक वाली, ये जो मेरे पास सीरीज निमोनिक्स है, इसे आपको माइनस आई किसी देख के और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, एंड देन ये वाला क्वेश्चन ये आप लोग घर से करके लेके आएंगे, हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।